ओके, हेलो एवरीबॉडी। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट वीडियो जो है इफ़ेक्ट ऑफ मैग्नेटिक आइसोट्रोपी। तो मैं आपको प्रीवियस वीडियो के बारे में बता देता हूँ कि अपन केमिकल शिफ्ट पर मतलब कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करते हैं, जैसे आपके हो गया इंडक्टिव इफेक्ट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, एंड थर्ड अपन जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कल जब लास्ट जो वीडियो था, लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि आपके पास जो एल्काइन होता है, एल्काइन से जो कनेक्टेड कार्बन होता है, इसमें एल्काइन में जो कार्बन होता है इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वो sp2 और sp3 से हाई होती है। तो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, है ना। और sp2 और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से ज़्यादा अमाउंट में क्या करेगा, कार्बन हाइड्रोजन के एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। हाइड्रोजन डी शील्डेड हो जाना चाहिए, और हाइड्रोजन डी शील्डेड होगा तो हाइड्रोजन आपके लो फ्रीक्वेंसी पर क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा। बट ऐसा होता नहीं है। मतलब कुल मिला के ये है कि अपन ने जो डायग्राम बनाया था लास्ट में, जो ग्राफ मैंने आपको पूरा बना के समझाया था, उसमें इसकी पीक कहाँ पे आनी चाहिए, इसकी पीक 11-12 के करीब अप्रॉक्सीमेट आनी चाहिए। डेल्टा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 11 और 12 होनी चाहिए थी, है ना, या इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए। पर होती कितनी है इसकी, 2 से 3। तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीज़न क्या है, एनाइसोट्रोपी। ऐसा नैसा अपन ने सेम केस किसके साथ देखा था, एरोमेटिक रिंग के साथ, कि एरोमेटिक रिंग से जो हाइड्रोजन कनेक्टेड रहता है, जब आप इसके केमिकल शिफ्ट की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो देखो, जो आपके पास एल्कीन होता है, एल्कीन में भी कार्बन जो होता है वो कौन सा हाइब्रिडाइज होता है, sp2। और एरोमेटिक रिंग के अंदर जो कार्बन होता है वो भी कौन सा हाइब्रिडाइज होता है, sp2। ये दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज है। तो ये दोनों इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेंगे हाइड्रोजन के। बट फिर भी ये देखने को मिलता है कि आपकी जो एल्कीन होता है, इसकी तो जो पीक है वो हाई मतलब ये क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी पर एब्जॉर्प्शन करता है। बट आपके जो एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन रहता है, ये लो फ्रीक्वेंसी पर क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। मतलब ये थोड़ा दूर आता है टीएमएस से, है ना। इसकी डिस्टेंस, जो एरोमेटिक रिंग वाला हाइड्रोजन की जो डिस्टेंस होती है वो टीएमएस से दूर होती है और इसकी थोड़ी पास होती है। तो इस तरह का अपन को थोड़ा सा यहाँ पर एक्सेप्शन देखने को मिल रहा था, यहाँ इस तरह के थोड़े से अलग अलग फिनोमिना देखने को मिल रहे थे। यहाँ पर ये ऐसा क्यों होता है ना, कि आपके एल्काइन इस तरह से बिहेव करता है और आपके एल्कीन और एरोमेटिक में जो हाइड्रोजन होते हैं वो अलग अलग बिहेव क्यों करते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी। अब अपन बात करते हैं कि मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी होता क्या। पहले अपन इस वर्ड को समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी। देन अपन बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की, है ना। देन मैं आपको समझाऊंगा कि भाई बेंजीन रिंग में मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी कैसे है ना। इसके बाद आपके जो ये एल्काइन ग्रुप है इसमें मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी कैसे वर्क कर रहा है, या फिर आपके कोई और मॉलिक्यूल में मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी कैसे वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी को एक्सप्लेन समझते हैं अपन। तो इसको समझने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड है, तो ध्यान से देखना आप कि ये आपके पास एक कॉइल है, ठीक है। इस कॉइल को मैंने इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया है। तो इस कॉइल में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी, जैसे आप जानते हो कि जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो इस कॉइल के चारों ओर सराउंडिंग में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल रहा है और इस ऐसे गोलाकार होते हुए वापस इसमें आ रहा है ना। इस तरह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसमें जनरेट होगी। यहाँ पर ये इसका क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, है ना। कॉइल के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं उसका नॉर्थ पोल किधर है, ये इसका नॉर्थ पोल है जो मैंने ये एरो बनाया है, ठीक है। और इसका साउथ पोल किधर है, साउथ पोल है पीछे की तरफ होगा। अब मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो जैसे मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, उसके बाद ये आपके जो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पे मैं कोई एक पॉइंट ले रहा हूँ, जैसे ये पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट में अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करता हूँ तो मुझे क्या देखने को मिलता है, देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से इस तरह से गोलाकार में जा रहा है ना, सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, आपके मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस पॉइंट पे मुझे क्या देखने को मिलेगा कि ये नॉर्थ पोल है और इधर से ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल है, उसकी डायरेक्शन इधर है,
और ये आपके कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो इस पॉइंट पर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, एक दूसरे को अपोज करेंगे। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या होगी, आपके अलग होगी, डिफरेंट होगी। बट अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, जैसे ये मैंने पॉइंट लिया, ये भी आपके जो कॉइल द्वारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसमें ही अपन ने एक पॉइंट लिया है। अब यहाँ पर क्या होता है कि देखो, इस सर्कुलर पाथ में जा रहा है, तो ये इस तरह से जाकर, तो ये इसका नॉर्थ पोल है, ठीक है, इस तरह से हो रहा है कि यहाँ पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल है, और यहाँ से ये नॉर्थ पोल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी नॉर्थ पोल अप्लाई हो रहा है और यहाँ से भी क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल अप्लाई हो रहा है। तो फिजिक्स में अपन इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आप इसको पर ध्यान देना कि यहाँ से भी ये इसका नॉर्थ पोल है और इसका, तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें क्या हो रहा है कि ये भी नॉर्थ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। मतलब इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा, और इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों अपोजिट हैं और यहाँ दोनों क्या हैं, एक ही डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इस फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं, एन आइसोट्रोपी, है ना। एन आइसोट्रोपी का अगर मैं वर्ड्स में अगर मीन करूँ तो इसका मीन होता है नॉट सेम प्रॉपर्टीज़। मतलब क्या है कि कोई भी आपके पास कोई सब्सटेंस हो गया, कुछ भी हो गया, जिसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो, चेंज होती रहे, है ना, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज़ चेंज होती रहे, तो अपन क्या बोलते हैं, उसको एनाइसोट्रॉपी बोलते हैं। जैसे इस केस में क्या हो रहा है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है ना, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन, मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी। तो इस टाइप का जो फिनोमिना है जिसमें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी कहते हैं, ठीक है। एनाइसोट्रॉपी जो वर्ड है, जिसे अपन हिंदी में बोलेंगे विषम देशिकता, क्या बोलेंगे, विषम देशिकता। ये आपने 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा, है ना, इस वर्ड को। या फिर आपने जो बीएससी फर्स्ट ईयर है उसके जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, सॉलिड स्टेट, उसमें भी अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन ने समझ लिया कि भाई ये क्या है, आपके पास विषम देशिकता का मतलब है एनाइसोट्रॉपी, मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी का मतलब ये होता है। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो अब अपन देखते हैं कि ये एनाइसोट्रॉपी जो है, ये मॉलिक्यूल्स की जो वैल्यू होती है, डेल्टा की जो वैल्यू होती है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है, उसको कैसे इफेक्ट करता है। देखो, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब अपने पास कोई पाई बॉन्डेड सिस्टम होता है, पाई बॉन्डेड सिस्टम मतलब क्या है कि ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसके अंदर क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं या पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अपन उसको क्या बोलेंगे कि वो पाई बॉन्डेड सिस्टम है। तो जब पाई बॉन्डेड सिस्टम होता है तो इसको अपन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब रखते हैं, पाई बॉन्डेड सिस्टम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब अपन रखते हैं, अब आप अच्छे से जानते हो कि जो पाई बॉन्ड अपन ड्रॉ करते हैं, तो अपन पाई बॉन्ड को किस टाइप से ड्रॉ करते हैं। तो जैसे आपके पास मैंने ले लिया, ये आपके पास है एल्काइन, ले लेता हूँ, ये एल्काइन है। एल्काइन में क्या होता है, एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है और बाकी के दो बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं। और पाई बॉन्ड हमेशा क्या रहते हैं, आपको पता है ना, 90 डिग्री के एंगल पर आपके ऑर्बिटल्स होते हैं। और इन ऑर्बिटल्स में क्या होता है, रेगुलरली इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इधर 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 इधर, तो इस तरह से क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से नीचे में भी इस तरह से क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। ये जो दो पाई दिख रहे हैं, यहाँ पर एक क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर क्लाउड का तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रेगुलरली मतलब क्या होता है, ट्रांसफर होते रहते हैं ना, इसका स्थानांतरण एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट होता है और क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, और इस तरह से पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। कि आप पूरा 11th क्लास में जो आपके है वहाँ पे आप पढ़ते हो कि पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड का किस तरह फॉर्मेशन होता है। तो जब आप क्या करते हो कि पाई बॉन्डेड सिस्टम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अपन रखते हैं, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट करते थे। सर्कुलर मोशन, है ना, वृत्ताकार गति, वृत्ताकार पथ में क्या करते हैं, गति करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे इस कोइल के अंदर है आपके जो चार्ज है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, सेम एज इट इज़ आपके जो मॉलिक्यूल के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट करते हैं। अब ये सर्कुलर मोशन करेंगे तो डेफिनेटली आपके क्या जनरेट होगा, करंट जनरेट होगा। और अगर आपके करंट जनरेट होगा तो आपके क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। अभी जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि एक तो आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और एक आपका कौन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर मोशन करेंगे, और सर्कुलर मोशन करके क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हो सकता है
कि है ना किसी किसी हाइड्रोजन के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड आपके जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ऐड हो जाए, और किसी किसी हाइड्रोजन के लिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट हो जाए। अपन देखेंगे कि कुछ हाइड्रोजन के केस में क्या होगा कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और ये जो मॉलिक्यूल जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है वो दोनों ऐड हो जाते हैं, और कुछ केस में क्या होता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और ये जो मॉलिक्यूल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, बहुत इफेक्ट होता है। देखो जब अगर ये ऐड हो जाएंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और जो मॉलिक्यूल द्वारा जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो अगर एक दोनों से अटैच हो गए, मतलब दोनों ऐड हो गए, तो आपके हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस है उस पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और हाई मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा तो वो एब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट कर देगा, है ना, वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी पर वो क्या करेगा, प्रिसीजन करेगा। और अगर आपकी ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड अपोज हो गए तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो उतना अमाउंट में अप्लाई नहीं हो पाएगा जितने अमाउंट में आप क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। तो इससे क्या होगा आपके कि जो एब्जॉर्प्शन है वो आपके लो रेट पे होगा। तो इससे क्या होता है कि ये जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है इसके इफेक्ट के कारण आपके जो हाइड्रोजन है उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है, जो केमिकल शिफ्ट होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। तो अब अपन एक एग्जांपल से देखेंगे कि ये कैसे होता है। सो नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके जो बेंजीन का मॉलिक्यूल है, बेंजीन के मॉलिक्यूल में अपन एन आइसोट्रोपी के इफेक्ट को समझते हैं। तो बेंजीन के मॉलिक्यूल में मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई जो एल्कीन होता है उसमें भी sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है, जो एल्काइन होता है इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है, बट दोनों का जो एब्जॉर्प्शन है ना, जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। उसका रीज़न क्या होता है, एन आइसोट्रोपी। तो बेंजीन में होता क्या है, देखो ध्यान से, इसका मतलब ये है कि जो बेंजीन आपके जो होता है उसमें क्या होता है, तो ये मैंने बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया, ये आप समझना कि स्ट्रक्चर जो बनाया है मैंने प्लेन में बनाया, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और आपको पता है कि बेंजीन के अंदर पाई बॉन्ड भी होते हैं। तो ये जो ऑर्बिट मैंने बनाए हैं यहाँ पर, है ना, ये सारे ऑर्बिट क्या हैं, आपके पी ऑर्बिट हैं, और इससे क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और बेंजीन के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लगातार क्या करते रहते हैं, रेजोनेंस करते रहते हैं, उससे उसकी स्टेबिलिटी आती है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो जब आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो बेंजीन को, तो होता क्या है, यहाँ पर मैंने दूसरे हाइड्रोजन नहीं बनाए, सिर्फ 2 हाइड्रोजन बनाए, एक इधर बनाया और एक इधर बनाया, सिर्फ समझाने के लिए, बाकी और हाइड्रोजन को अपन इंक्लूड नहीं किया। तो जब यहाँ पे क्या होता है कि आप जैसे इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो ये से पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन करने लगते हैं। अब ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, है ना, इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। इस सर्कुलर मोशन की वजह से आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो इस बेंजीन के चारों तरफ, है ना, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जनरेट हो रहा है, सॉरी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जिस डायरेक्शन में होगा, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगाना चाहते हो तो एक फिजिक्स में सिंपल सा रूल होता है, और पहले भी मैंने आपको बताया है कि राइट हैंड थंब रूल होता है ना। तो ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपनी उंगलियां क्या बताती हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन बताती है ना, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। भाई इस दिशा में इलेक्ट्रिक करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल कहाँ होगा, ऊपर, और साउथ पोल कहाँ होगा, नीचे। तो आप जरा सोचना कि देखो यहाँ पर ये जो मैंने एरो बनाए हैं, ये एरो किसके हैं, इलेक्ट्रॉन के हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, पर आपको अच्छे से पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही होगी, इलेक्ट्रिसिटी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही, और इलेक्ट्रिसिटी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही होगी तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग नॉर्थ पोल कहाँ पे आएगा, नीचे की तरफ, साउथ पोल कहाँ पे आएगा, ऊपर की तरफ। मतलब बेंजीन द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जा रहा है उसका नॉर्थ पोल नीचे है और उसका साउथ पोल ऊपर है ना। या फिर यूँ कह दो कि वो इस सर्कुलर मोशन के अंदर, सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। और मैंने जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया वो कैसे लगाया है कि भाई नॉर्थ पोल नीचे है, साउथ पोल ऊपर है। अब अपन बात करते हैं इस हाइड्रोजन की, मतलब आप जो डेल्टा की वैल्यू निकाल रहे हो, आपने जो डेल्टा केमिकल शिफ्ट की वैल्यू निकाली वो किस हाइड्रोजन की, आपने इस हाइड्रोजन की निकाली है। अब यहाँ पे होगा क्या, देखो, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है भाई, ये आपका नॉर्थ पोल है,
और यहाँ से ये जो बेंजीन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है ये इसका नॉर्थ पोल है, और आप देखोगे कि यहाँ पर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। मतलब हाइड्रोजन पर जो आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर आप मानो कि 5 टेस्ला लगा रहे हो, पर ये हाइड्रोजन कितना फील कर रहा है, 6 टेस्ला। क्यों फील कर रहा है, क्योंकि 1 टेस्ला किसकी वजह से, बेंजीन की वजह से। तो इससे होगा क्या, तो आपके जो हाइड्रोजन है वो हाई है ना, आपके जो हाइड्रोजन है वो लो मैग्नेटिक मतलब लो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर ही उसने एब्जॉर्प्शन कर लिया। आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना कि भाई आप एक्सटर्नल लगा रहे थे कितना, 5 टेस्ला, बट हाइड्रोजन कितना फील कर रहा है, 6 टेस्ला। क्यों फील कर रहा है, क्योंकि 1 टेस्ला किसकी वजह से है, बेंजीन की वजह से। अब ये वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है ना, यहाँ पर आगे पीछे हो सकता है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो बेंजीन की वजह से 1 टेस्ला, तो इसका मतलब है कि आपका जो हाइड्रोजन है वो रियल में कितने पर, 6 टेस्ला पर ही एब्जॉर्प्शन करता है, पर आपने तो 5 टेस्ला लगाया तो भी आपका काम हो गया है ना। इसलिए बेंजीन का ये जो हाइड्रोजन है वो लो मैग्नेटिक फील्ड पर ही एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, और तो जितना लो मैग्नेटिक फील्ड पर एब्जॉर्प्शन शो करेगा तो उसका जो टीएमएस से केमिकल शिफ्ट उतना ही डिस्टेंस पे आएगा। इसलिए जो आपके केमिकल शिफ्ट की वैल्यू अपन निकालते हैं जब बेंजीन के हाइड्रोजन की, तो उसके टीएमएस से वैल्यू, उसके टीएमएस से जो डिस्टेंस है वो आपके एल्काइन की कंपैरिजन में है ना, सॉरी एल्किन की कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि एल्किन के अंदर भी एन आइसोट्रोपी इफेक्ट होता है पर वो कुछ अलग तरीके से होता है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि एन आइसोट्रोपी इफेक्ट कभी आपकी मदद भी कर सकता है, कभी आपको सपोर्ट भी कर सकता है ना, कभी मैग्नेटिक फील्ड को ऐड भी कर सकता है, और कुछ केसेस में ये डिक्रीज भी करता है। ये डिपेंड करता है कि आप जिस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का NMR फाइंड आउट कर रहे हो, डेल्टा की वैल्यू निकाल रहे हो, उसकी ज्योमेट्री क्या है। जैसे ये वाला हाइड्रोजन मैंने लिया तो यहाँ पे ऐड हो रहा है, अगर मैं बेंजीन का कोई और हाइड्रोजन ले लूँ है ना, जैसे मान लो कि एक यहाँ पर हाइड्रोजन, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता, इस कंडीशन में हाइड्रोजन होता, तो उसमें क्या होता कि यहाँ पर और यहाँ पर है ना, तो ये नॉर्थ पोल हो जाता है ना, यहाँ से घूम के आ रहा है, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन के क्या हो जाती, वो हाई पर, वो लो पर एब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट कर देता। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है कि एन आइसोट्रोपी कभी मदद भी करता है और कभी अपोज भी हो जाता है। ठीक है, तो ये अपन किसके केस में अपन ने पढ़ा है, बेंजीन के केस में। इसलिए जो बेंजीन की वैल्यू है ना, बेंजीन के जो हाइड्रोजन की जो है टीएमएस से डिस्टेंस थोड़ी सी एल्किन से ज़्यादा होती है। तो नेक्स्ट अपन मॉलिक्यूल की बात करते हैं जो है आपके एल्काइन। एल्काइन मॉलिक्यूल को क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भाई एल्काइन में तो sp हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, तो उसका एब्जॉर्प्शन तो क्या होना चाहिए कि उसमें हाइड्रोजन ज़्यादा ही डीशिल्डेड हो जाता है, तो लो फ्रीक्वेंसी पर एब्जॉर्प्शन हो जाना चाहिए था। टीएमएस से डिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा आनी चाहिए थी, पर आती नहीं है। टीएमएस ये कितने के बीच में आ जाती है, 3 से 4 के बीच में इसकी डेल्टा की वैल्यू आ जाती है। मतलब ये है कि एल्काइन के हाइड्रोजन को जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत लो फ्रीक्वेंसी पर करना चाहिए था, पर वो करता हाई फ्रीक्वेंसी पर है ना, जबकि वो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से, मतलब ये है कि sp जो कार्बन है वो तो इसको हाइड्रोजन को डीशिल्डेड कर रहा है, बट कोई ऐसा फैक्टर है जो हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, शिल्डेड कर रहा है, और वो फैक्टर क्या है, एनाइसोट्रोपी। तो एल्काइन में क्या होता है कि जब आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो एल्काइन को, तो ये एल्काइन के मैंने ऑर्बिटल बनाए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बना के बताया, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये आप इसके क्या पी ऑर्बिटल है, और इसके अंदर क्या होता है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, पाई बॉन्ड बनता है, और इसके अंदर ऑर्बिटल, ये इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन से, पाई इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है यहाँ पर, जैसे ही आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन से ये क्या करना स्टार्ट करते हैं, रोटेट। अब ये कैसे रोटेट करते हैं, ये इस तरह से रोटेट करते हैं। ठीक है, मतलब ये देखो, ये इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है भाई इसमें, फिर इससे आ रहा है इसमें, इससे आ रहा है इसमें, फिर इससे जा रहा है, तो इस तरह से ये रोटेट करना स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। मतलब आपका जो प्लेन है, प्लेन के वर्टिकली क्या करते हैं, रोटेट करना। तो अब ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है ना, ध्यान से आप देखते रहना पेन को, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है रोटेट करने की, तो इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन ये होगी। और अगर ये इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन है तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में होगा, भाई नॉर्थ पोल होगा इस डायरेक्शन में, है ना, और साउथ पोल होगा इस डायरेक्शन में। उसी तरह से ये भी आपको दिख रहा है, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में कर रहे हैं मोशन, है ना, सर्कुलेशन इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन ये होगी, नॉर्थ पोल कहाँ होगा, भाई नॉर्थ पोल इधर ही होगा, और साउथ पोल कहाँ होगा, इधर होगा। अब इस मोशन की वजह से
इधर की तरफ नॉर्थ पोल जनरेट हो रहा है, इधर की तरफ साउथ पोल जनरेट हो रहा है, और आपने यहाँ पे नॉर्थ लगा रखा है, यहाँ पे साउथ लगा रखा है। तो अब क्या होने वाला है कि ये इसको अपोज करेगा, ये इसको अपोज करेगा। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है इस एल्कीन की वजह से, एल्काइन की वजह से, एल्काइन के पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इसको अपोज करेगा। तो ये इस हाइड्रोजन को क्या प्रोवाइड करेगा? शील्डिंग प्रोवाइड करेगा, है ना। तो हाइड्रोजन को जितनी शील्डिंग मिलेगी, हाइड्रोजन उतनी ही हाई फ्रीक्वेंसी पर, हाई मैग्नेटिक फील्ड फ्रीक्वेंसी पर, हाई मैग्नेटिक फील्ड पर एब्जॉर्प्शन को शो करेगा। तो उसकी जो डेल्टा की वैल्यू है वो उतनी ही टीएमएस के पास में आएगी, है ना। इसलिए अपन ने पहले देख चुके हैं कि टीएमएस की वैल्यू 0 होती है, तो आपके एल्काइन की वैल्यू कितनी होती है? 2 से 3 से 2 के बीच में इसकी वैल्यू आ जाती है इसके हाइड्रोजन्स की। तो ये आपके इफेक्ट है कौन सा? एन आइसोट्रोपी इफेक्ट, मैग्नेटिक एन आइसोट्रोपी। तो सो सिंपल सा मतलब ये है कि आपके जो पाई बॉन्डेड सिस्टम होते हैं, इसमें जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही अप्लाई करते हो, पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? सर्कुलर मोशन स्टार्ट करते हैं, जिससे करंट फ्लो होता है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड किसी केस में ऐड हो जाता है और किसी केस में अपोज करता है। वो डिपेंड करता है आपकी किसकी? ज्योमेट्री पर। हाइड्रोजन की मतलब जो भी आप अपन हाइड्रोजन की ही बात करें, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की, तो वो डिपेंड करता है हाइड्रोजन न्यूक्लियस की ज्योमेट्री पर कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस है कहाँ पर। जैसे अपन यहाँ पर बेंजीन के केस में देख रहे हैं तो ये क्या कर रहा है? ऐड हो रहा है। पर जब अपन एल्काइन के केस में देख रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? आपके अपोज कर रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। तो ये आपके मैग्नेटिक एनाइसोट्रोपी जो इफेक्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है यहाँ पर एनएमआर में, इसको एक्सप्लेन किया है ना। नेक्स्ट अपन बात करेंगे आगे के वीडियो में।